नमस्कार साथियों। तो आज से अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है और आज से अपनी क्लास में पॉलिटी के टॉपिक को स्टार्ट किया जा रहा है, यानी कि भारतीय संविधान को आपको कंप्लीट कराया जाएगा। भारतीय संविधान से कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चंस तो आपके कम से कम आते ही आते हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। और भी डिफरेंट जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में आपके भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरे भाई, आज से हमने स्टार्ट कर दी है अपनी भारतीय संविधान की क्लास, जिसमें हम आपको एक एक क्लास करके लगभग 20 से 25 क्लासों में आपको पॉलिटी बिल्कुल समाप्त कर देंगे और इसके बाद कभी भी आपको पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो भारतीय संविधान की स्टार्टिंग कहाँ से होती है और इसके विकास का इतिहास कहाँ है, कहाँ से शुरू होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, भारत के अंतर्गत अगर बात की जाए तो संविधान के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अगर हम बात करते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत पर अंग्रेजों ने प्रभुत्व उस समय एक अच्छा सा प्रभुत्व उन्होंने बना लिया था, लेकिन ये कहानी बहुत पहले से शुरू होती है। भारतीय संविधान के विकास का जो इतिहास है, संविधान किसी भी देश के कानून दस्तावेज होता है। आप कहेंगे संविधान क्या होता है, पहला प्रश्न यही बनता है। तो संविधान क्या होता है? किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज होता है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। कहने का मतलब यह है कि जो संविधान होता है ये कुछ नियम निर्धारित करता है, और उस नियमों के तहत उन नियमों को उस देश की, उस राज्य की, उस क्षेत्र पर थोपा जाता है। थोपने का मतलब है उनको उनके ऊपर शासन करने के लिए जो कार्यकारी संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा इस संविधान को लागू किया जाता है। अब बात करते हैं जो शासन करने वाली संस्थाएं हैं, शासन करने वाले जो बुनियादी ढांचे हैं, उन पर भी संविधान लागू होता है। क्लियर है मेरे भाई? तो जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। अब जो संविधान की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान की बात करें, जिसके बारे में अगर भारत के संविधान की बात करें तो ये लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, यानी कि लिखा हुआ नहीं है। बात शुरू होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है और उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। और इन तीनों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा भारतीय संविधान को बनने में। चलिए आगे देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, इसको समझते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या है, 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी और 64 में यानी कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियाँ बने। अगर यहाँ पर बात करें अंग्रेजों की, तो ये अगर मान लीजिए भारत है तो इन्होंने सबसे पहले जो प्रभुत्व जमाया था इस पूर्वी क्षेत्र पर बनाया था। ये वाला जो पूर्वी क्षेत्र है, इस पूर्वी क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना प्रभुत्व जमाया था और धीरे धीरे ये पूरे के पूरे देश में प्रभावित होने लगे और फूट डालो राज करो की नीति को अपनाने लगे। इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर एक्ट जो पारित किए थे, क्योंकि बहुत सारे नियम और कानूनों की ज़रूरत थी। हमारे यहाँ पर जो शासन चलता था वो राजा या रानी का शासन चलता था। कहीं मुग़ल साम्राज्य है, कहीं पेशवा का राज है, कहीं मराठाओं का राज है, कहीं अफ़गानों का राज है। तो उस शासन को धीरे धीरे ये समाप्त करते गए, अंग्रेजों राजाओं को लड़वाते गए और अपना शासन चलाने लगे और अपने एक्ट पारित करने लगे। इसी के तहत 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके बाद 1774 में कोलकाता में इसी के तहत, अब मान लीजिए ये शासन तो भारत पर करने लगे, भारत के कुछ क्षेत्रों में ये शासन तो करने लगे, लेकिन इनको जरूरत थी न्याय की व्यवस्था की। किसकी जरूरत थी? न्याय की व्यवस्था की जरूरत थी। इसलिए इन्होंने कोलकाता में, कहाँ पर? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट को खोल दिया, यानी कि न्यायालय खोला।
जिसकी स्थापना की गई सुप्रीम कोर्ट में। ये आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये कोलकाता में की गई थी और 1774 में की गई थी। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे। अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो वो एक अलग प्रश्न बनेगा। 1935 की बात करें तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत के संविधान पर जो 3 एक्ट का प्रभाव देखने को मिलता है उसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1940 का कैबिनेट मिशन, इन 3 का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है 1935 के भारत शासन अधिनियम का। भारतीय संविधान का के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है। इसी अधिनियम को के तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। भारत की आप चर्चा करें तो भारत अखंड भारत था पहले, अब ये भारत अलग होता है। यानी कि 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आता है, इसके तहत भारत से ये जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र से म्यांमार जो क्षेत्र सटा हुआ है पूर्वी भारत में, इसको अलग कर दिया जाता है। इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना की जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, भारत को म्यांमार से अलग करने वाला कौन सा अधिनियम है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। इसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की बात करें तो इसमें 3 लोग थे। 3 लोग कौन थे, तो इसमें जो लॉरेंस पेंथिक थे, लॉरेंस थे वो इसके हेड थे, अलेक्जेंडर थे, और एक के का मतलब क्या होगा आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। तो एक प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, एक तो अलेक्जेंडर थे, एक लॉथिक पेरेंस थे, एक व्यक्ति का नाम आपको बताना है। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। भारत को जब अंग्रेज स्वतंत्र कर रहे थे कि 1947 में जब भारत को स्वतंत्र करना था, तो अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि हम सीधे सीधे भारत को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि फिर तो कोई दूसरा देश भारत पर अपना आधिपत्य जमा सकता है। चूँकि अंग्रेज चाहते थे कि भारत को इसी प्रकार से न छोड़ा जाए, क्योंकि मान लीजिए कि भारत का जो ऊपरी हिस्सा है इस पर चाइना कब्जा कर सकता है, तो क्योंकि अंग्रेज लूटपाट करना भी यहाँ पर चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी, क्योंकि भारत अपने आप को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रखना चाहता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया और कैबिनेट मिशन के तहत, जिसमें 3 लोग थे, KAL, जिसमें लॉथिंग पेरेंस उसके अध्यक्ष थे, और इनके तहत अंग्रेजों ने क्या किया, इनकी अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन बनाया गया। जब कैबिनेट मिशन बनता है 1946 में, तो इनसे कहा जाता है कि भाई आप पहले संविधान की रचना कीजिए, ऐसा ना हो कि सब हम आए आप चले गए, ठीक, क्योंकि संविधान की रचना करना जरूरी था। और आप प्रैक्टिस करके देखिए कि सरकार कैसे चलाते हैं। प्रांतीय जो विधानसभाएं थी उनका चुनाव किया जाता है, जिसमें 389 यानी कि 389 मेंबर चुनकर आते हैं, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 389। ये भी प्रश्न पूछता है आपसे। 289 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देसी रियासतों के जो राजा रानी थे, 4 चीफ कमिश्नर थे। संविधान सभा की बात करें तो इसकी प्रमुख बैठकों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। 11 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, इनको चुना जाता है स्थायी अध्यक्ष के तौर पर। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं। क्लियर। तो ये तीन घटनाएं जो हैं वो तीन घटनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। 9 दिसंबर 1940 संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और इसमें सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। 11 दिसंबर 1940 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनाने की कार्यवाही शुरू हुई। संविधान सभा जब बन जाती है तो संविधान सभा की प्रमुख समितियों की बात करें तो कुल मिलाकर इसमें 22 समितियां बनाई जाती हैं। इन 22 समितियों में से जो प्रमुख समिति थी, 8 प्रमुख समिति थी, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जो महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जाती हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली है संचालन समिति। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होते हैं। भाई, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो सभा का संचालन करेंगे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करेंगे। क्लियर। तो ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद आती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति वो समिति होती है जिसमें सदस्यों की संख्या 7 होती है। कितनी? 7। जिसके हेड होते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों को इकट्ठा करने का काम किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। संघीय संविधान, अब संघ को संभालने की प्रक्रिया कौन देखेगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और राष्ट्रध्वज संबंधी समिति, ये इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो कुछ प्रमुख समितियां थी, उनके अध्यक्ष आपको पता होने चाहिए। क्लियर। चलिए, इसके बाद 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। अब भारत का बंटवारा होगा किस योजना के तहत? तो माउंटबेटन योजना के तहत होगा। आपसे प्रश्न पूछ सकता है भारत का बंटवारा किस योजना के तहत किया गया था? तो माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को इसकी घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर थे। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है और मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया जाता है और पाकिस्तान भारत से अलग एक बंटवारे में अलग देश बन जाता है, जिसको एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को भारत से एक दिन पहले इसको भी आज़ादी मिल जाती है। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, क्योंकि जब पहली बार संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें 389 सदस्य थे। उन 389 सदस्यों में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के प्रतिनिधि थे। चूँकि 3 जून 1947 को इसकी घोषणा होती है, 15 अगस्त और 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान अलग अलग हो जाते हैं। उसके बंटवारे के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन जरूरी था। तो 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन होता है, जिसमें जो 389 मेंबर थे इसमें से कुल 299 सदस्य बचते हैं। बाकी 90 सदस्य पाकिस्तान में चले जाते हैं। 229 प्रांतीय सदस्य थे, जबकि 70 देशी रियासतों के यहाँ पर सदस्य थे। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया। तो आपसे प्रश्न भी पूछता है संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। चूँकि भारत में अब संविधान को बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी थी। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया। इसे संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। चूँकि संविधान 26 नवंबर को ही बन गया था, और अगर हम बात करें तो 26 जनवरी को भारत की
26 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है? गणतांत्रिक दिवस मनाया जाता है। आपको याद होगा 1929 का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, कांग्रेस का अधिवेशन होता है और ये अधिवेशन होता है कहाँ पर? तो ये रावी नदी के किनारे पर लाहौर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज का मतलब हो गया यहाँ पर अब जनता का शासन होगा और अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए हर वर्ष यहाँ पर पूर्ण स्वराज के तौर पर 26 जनवरी को मनाया जाता था। चूँकि सिर्फ 2 महीने की ही बात थी तो 2 महीने इसके लिए इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है भारत कैसा देश है? तो भारत लोकतंत्रात्मक गणतंत्र देश है, यानी कि यहाँ डेमोक्रेसी भी है, यहाँ पर आपको गणतंत्र भी देखने को मिलता है। तो ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। अब प्रश्न कई सारे बनते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में। संविधान का निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस होती है। तो ये आपसे प्रश्न कम पूछता है लेकिन ये ज़रूर पूछता है कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है और इसके प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस होती है। इसको तैयार किया जाता है प्रारूप समिति के द्वारा, जिसमें 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर 6,39,6,729 रुपये का खर्च आता है। जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। कुल मिलाकर क ख ग घ को मिला दिया जाए तो इसमें कुल मिलाकर 445 इसमें अनुच्छेद बनते हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। आज की बात करें, वर्तमान भारत में अनुसूचियों की संख्या 12 है, जिसमें भूमि सुधार को दल बदल जो कि एंटी डिफेक्शन है, अनुसूची 10 में पंचायती राज है और नगर पालिका हैं, उनके लिए अलग से 4 सूचियां बना दी गईं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जो जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। क्लियर? इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत में संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जून 1947 को अपनाया गया और राष्ट्रीय ध्वज को की कलाकृति जो की थी, राष्ट्रीय ध्वज की कलाकृति किसने बनाया था? इतना हमारा सुंदर है जो राष्ट्रीय ध्वज, इसको पिंगली वेंकैया के द्वारा इसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की कलाकृति किसने दी थी? तो पिंगली वेंकैया ने। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगान का मतलब जन गण मन अधिनायक जय हे वाला। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल के बारे में बात करते हैं तो 1947 में चूंकि भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जा चुका है। अब अंतरिम सरकार भारत में 1946 के बाद बन जाती है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया जाता है, जबकि गृह मंत्री के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे मंत्री बनते हैं। जगजीवन राम जो कि बिहार के हैं, ये श्रम मंत्री बनते हैं। बलदेव सिंह की बात करें तो ये रक्षा मंत्री बनते हैं। राजकुमारी अमृत कौर जो कि प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे उनमें से एक सदस्य थी, इनको भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है, जबकि R.K. षणमुगम शेट्टी को वित्त मंत्रालय दिया जाता है। चूँकि पाकिस्तान यदि अलग ना होता, मतलब 1946 में जब भारत में अंतरिम सरकार थी, जब 389 सदस्य थे, उस समय भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले वित्त मंत्री थे लियाकत अली। चूँकि पाकिस्तान अलग हो जाता है, 90 सदस्य अलग हो जाते हैं, उसके बाद पहले भारत के वित्त मंत्री R.K. षणमुगम शेट्टी बनते हैं।
तो ये थी डिटेल भारत के संविधान के बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर यहाँ से आगे करेंगे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, अनुसूचियों के बारे में, भागों के बारे में, और भी जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये क्लास ऐसे ही आपको मिलती रहेगी, आप अपना प्यार देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।